स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 9 ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले हम ये सीखेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड क्या है? हम एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेंगे, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेंगे और उसके ऊपर वाउंड कर देंगे टाइटली पैक्ड ऐसे कॉइल्स लेंगे और इसके ऊपर ऐसे वायर वाउंड कर देंगे। ठीक है, ऐसे। ये इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, जिसका जो लेंथ है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है किसके साथ? इसके रेडियस के कंपैरिजन में। ठीक है, वो अलग इश्यूज़ हैं, उसको छोड़ दो। ये मैंने इसकी 3D इमेज रखी है, अब आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ अ कॉइल। ये कॉइल किसके ऊपर बाउंड है? ये देखो, ये प्लास्टिक या रबर जैसा कोई मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग, और इसके ऊपर हमने ये वायर वाउंड की हुई है। ठीक है, और इसमें से हम करंट पास करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगी इसके अंदर ऐसे। ये ऐसे सारी जगह से करंट फ्लो करेगी। ये अच्छे से समझना है इन बातों को। ये जैसे मैंने बनाया ना अभी, ये तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसके दो एंड्स को कंसीडर करूं, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से करंट जाएगी और अंदर को घुस रही है। देख रही है? ठीक है, कहाँ? अंदर को घुस रही है यहाँ से, और यहाँ से बाहर निकल रही है। इस ऊपर वाले एंड से करंट बाहर निकल रही है और इधर अंदर घुस रही है। 3D में अगर इसको हम देखें तो इसलिए जब हम इसको 3D में बनाते हैं ना, इसको जब हम 3D में बनाते हैं, सॉरी 2D में बनाते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से, क्योंकि वी आर कंसर्न ओनली विद करंट। ऑब्वियसली करंट है तो वो कंडक्टर में से ही पास कर रही होगी। ठीक है, तो करंट जब कंडक्टर में से पास कर रही होगी तो हम इसको इस तरह से शो कर देंगे। ये एक, ये मैं क्या डाल रहा हूँ? डॉट। करंट मतलब बाहर आ रही है। डॉट का मतलब आपको मालूम है कि करंट क्या आ रही है? बाहर आ रही है। और यहाँ क्या डालूंगा? क्रॉस। करंट एंटर कर रही है अंदर। मतलब अगर आपको एक सर्कुलर क्वाइल याद है, ये हमने डिस्कस की थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसी क्वाइल को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका है। देखो, अगर इसके अंदर से करंट ऐसे फ्लो कर रही हो, ठीक है, तो करंट कहाँ? यहाँ से क्या आ रही है? बाहर। और यहाँ क्या कर रही है? अंदर जा रही है ना। तो ये ऐसा हो गया। और ये जो सोलेनॉइड है, दिस इज ग्रुप ऑफ मैनी सच रिंग्स, और कुछ नहीं। तो इस क्वाइल को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका ये वाला याद रखना है आपने। इंटरेस्टिंग है ये देखो, ये बना दिया सोलेनॉइड। ध्यान दो, मैंने अभी बताया ये डॉट्स, ये क्रॉसेस, ये कुछ भी हो सकता है। क्रॉस ऊपर, डॉट नीचे भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। बाकी सारा एनालिसिस वही रहेगा, जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं वो सेम रहेगी। लेकिन what will be the difference? The difference only will be in the direction of the magnetic field। ठीक है, मैंने डायरेक्शन भी बताई हुई है, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कि डायरेक्शन हम किस तरह से। अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देंगे कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। हमने इसके अंदर एक 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 छोटा सा, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली ऐसे। मतलब हमने क्या किया, ये ऐसे इतना पोर्शन इसका कंसिडर कर लिया, इतना। ठीक है, इतना पोर्शन हमने कंसिडर कर लिया। और इतना पोर्शन कंसिडर करने के बाद हमने देखा कि इस पोर्शन के अंदर टर्न्स कितने आए। क्योंकि जो भी हम आंसर निकालते हैं ना, जैसे जैसे हमने जो आंसर निकाला था, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 अंडर रूट ये आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल रेज टू पावर 3/2, ये एक के लिए था, ये एक के लिए था, ये एक क्वाइल के लिए था, एक सर्कुलर रिंग के लिए था। तो अगर मैं उसी को मल्टीप्लाई कर दूं, इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ,
तो ये हो गया n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, एक टर्न के लिए हम कैलकुलेट करते हैं n से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पहले भी किया हमने। अब मुझे ये बताना है कि इस dx के अंदर टर्न्स कितने होंगे। ये जो मैंने dx यहाँ स्ट्रिप ली, यहाँ पे मैंने ये जो dx स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप के अंदर dx स्ट्रिप के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो हम सोलोनाइड में एक बोलते हैं, दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलोनाइड आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, और एक स्मॉल n यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलोनाइड, दिस इज लेंथ ऑफ द सोलोनाइड। तो ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, स्मॉल एन मीन्स टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक मीटर लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि इतने लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो मैं बोलूंगा n इंटू डी एक्स। और मैं ये सारी क्या हैं, ये क्या है, जैसे वही रिंग वाला हमने केस किया था वैसे ही है, उसको नंबर ऑफ टर्न्स यानी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन डी एक्स से। बस ये इसकी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें, आओ देखें। ठीक है, तो ये जो हमने डी एक्स लिया, ठीक है, डी एक्स लिया, उसके बाद इसको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने ले लिया डी एक्स, ये डी एक्स ले लिया, ये एक उसमें से एक नहीं 2-4 रिंग्स हमारी आ गई उस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर। ये लिखा है नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे इसके अंदर, एन डी एक्स। देखो सब क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये छोड़ दो, बाकी ये थीटा वगैरह क्या है मैं अभी बताता हूँ। इधर से जब हमने कैलकुलेशन की, इधर के साथ हमने जब कैलकुलेशन की, तो कितना आंसर आएगा इसका कितना आंसर आएगा इस वाले का, डी एक्स के लिए मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर, ए इज़ द रेडियस, तो यहाँ पे ए रेडियस आर लिया हुआ तो आर स्क्वेयर लिखो, रेडियस आर लिया तो आर स्क्वेयर लिखो, पहले पता होना चाहिए ना क्या चीज़ क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि वहाँ आर था, वो ये है। ठीक है, कि किस पॉइंट पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उससे कितनी दूर है। ठीक है, का रेज टू पावर 3/2। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, एन डी एक्स। ये फिर इसको इंटीग्रेट करो तो आपको टोटल सोलोनाइड का मिल जाएगा। इंटीग्रेशन क्यों लगानी पड़ी ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान देना, हमने ये जो dx लिया ना यहाँ, ये इसकी एक्सिस ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई dx यहाँ लेगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, dx को यहाँ लेगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हर बार डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। हर टर्न के लिए डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। हर dx के लिए डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट O का। इसलिए हम एक के लिए निकाल रहे हैं और बाद में उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे कहानी इसकी। अब हमने क्या करना है, अब प्रॉब्लम ये है, वो तो हमने बता दिया इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेट करने में ज़्यादा सिंपल काम रहता है अगर हम क्या करें, इसको एंगल की टर्म्स में निकालें। एंगल की टर्म्स में मतलब कि जो हमने ये dx लिया ना यहाँ, ये हम बोलेंगे कि ये कितनी दूर है, ये यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है। ये जो dx एलिमेंट है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, डी थीटा। ये डी थीटा की इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, डी थीटा नहीं भी बोलोगे चलेगा। आप इसको इस तरह से, ये आपका सोलोनाइड है, यहाँ पे जो आपने ये dx एलिमेंट लिया दैट इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंट, और यहाँ पे आपने क्या लिया है, पॉइंट O लिया है, यहाँ पे पॉइंट O लिया है। और ये इधर से अब पहले मैंने बोला था dx, ये dx इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और दो एंगल्स और लिए हैं, एक इसका यहाँ से और एक इसका यहाँ से। ये एंगल हमेशा इस लाइन से मेजर करना है आपने, याद रखना ये। ठीक है, इस केस में। ठीक है, तो ये थीटा, ये हो गया थीटा 1, और इस लाइन के साथ हो गया थीटा 2। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसमें हम न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एंगल्स हमने कहाँ से लेने हैं। तो एंगल आप ध्यान से देना। पहली बात ये कि ए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन से आपने एंगल लेना है हर एक। ठीक है, इस लाइन से एंगल लेना है, और ये एक एंड से लाइन ड्रॉ की है, ये दूसरे एंड से लाइन ड्रॉ की है, और एंगल इस तरह से मेजर किए गए हैं। थीटा इज जस्ट एक है कि dx हमारा कितनी दूर है यहाँ से, वो dx का एंगल है। तो मेन एंगल्स यहाँ पे कौन से हैं, थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 1 हो गया इस लाइन का, लेफ्ट मोस्ट लाइन का, और ये राइट मोस्ट एंड का।
ठीक है। तो यहाँ से हमने ये एंगल्स लिए, फिर हमने ये कैलकुलेशन की। अब हम सब चीज़ों को एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या किया है, ये सब चीज़ों को हमने एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। वो जो एक्स वगैरह लिखा था, एक्स की जगह क्या लिखा है, एक्स कॉट थीटा। कैसे आया एक्स कॉट थीटा, आर कॉट थीटा। देखो देखो, एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, आर अपॉन एक्स इक्वल टू क्या है, टैन थीटा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन कॉट टैन थीटा। तो आर अपॉन टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर कॉट थीटा। ये आ गया आपका। फिर हमने क्या किया, डी एक्स की वैल्यू निकाल ली थीटा की टर्म्स में। कैसे, इसको डिफ्रेंशिएट किया आर कॉट थीटा को। आर कॉट थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू ये डी थीटा बन गया। ठीक है, फिर ये सारी वैल्यूज़ हमने सबशूट की उसके अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया था वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर सबशूट की, डी बी इक्वल टू क्या बन गया आपका, ये देखो मैं बता देता हूँ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3/2 ठीक है, रेज़ टू ये एक्स स्क्वेयर रेज़ पावर 3/2 इंटू एन डी एक्स, एन डी एक्स आर द नंबर ऑफ टर्न्स। अब आपने क्या किया, डी एक्स की जगह डाल देना ये। ठीक है, एक्स की जगह डाल देना ये आर कॉट थीटा। ठीक है, तो जब आप ये सारी कैलकुलेशंस करोगे इस डी की, तो अल्टीमेटली डी आपका थीटा की टर्म्स में ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो जाना है, अच्छे से करो, आराम से आपको दिख जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपका डी क्या बन जाएगा, डी आपका बन जाएगा -1/2 म्यू नॉट एन आई साइन थीटा डी थीटा। फिर यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, θ1 से लेके θ2 तक। θ1 से θ2, θ1 मैंने बताया कैसे मेजर करना है, और θ2, तो θ1 से θ2, ये है ना आपका, ये पॉइंट बार बार बनाओ ये। ठीक है, ये आ गया आपका, ये 2 लाइंस आपने ड्रॉ करनी है हमेशा उस पॉइंट से। ठीक है, एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है, इस लाइन से। तो ये आपका θ2 है और ये आपका θ1 है, ध्यान देना ये प्लीज़, ये θ1 ये θ2 ये। ठीक है, आपका जो ये बना हुआ था, जो dx आपने लिया था वो यहाँ लिया था, वो कितना एंगल बना रहा था, वो बना रहा था थीटा, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, वो इस dx आप यहाँ ले सकते थे या तो यहाँ ले सकते थे, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब θ1 से θ2 तक वो वैरी कर सकता है आपका थीटा। ठीक है, dx को यहाँ ले सकता है या तो यहाँ ले सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकता है ना बीच में dx। तो dx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, इस θ1 से इस θ2 तक। ठीक है, तो इसलिए थीटा की टर्म्स में हमने इसकी लिमिट इस तरह से लिखी। जब इसको सॉल्व करोगे तो बी, ये एक्सप्रेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन तो बोर्ड में नहीं पूछी जाती, ये डेरिवेशन बोर्ड में बिल्कुल नहीं पूछी जाती, इसलिए आपने इस एक्सप्रेशन को याद करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने डेरिवेशन तब भी आपको बता दी कि क्या करना है इस डेरिवेशन के अंदर, आपने बड़े अच्छे से अपनी नोटबुक पे इस डेरिवेशन को लिख के रखना है, बट याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, इसको याद नहीं करना है बोर्ड के लिए, आपने इसको सिर्फ समझ लेना है। और अल्टीमेटली जब आपने इसको सॉल्व किया, उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं अगले एनालिसिस में, अब हम बताने वाले हैं कि अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग सोलोनाइड हो, इन्फिनाइटली लॉन्ग सोलोनाइड हम क्यों लेते हैं, क्या करते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको। बड़ा लंबा सोलोनाइड है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है, ये उसकी एक्सिस है। अब क्या होगा इन्फिनाइटली लॉन्ग, इन्फिनाइटली लॉन्ग का मतलब होता है जिसका रेडियस उसकी लेंथ से बहुत कम हो। तो जब हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये बहुत लंबा सोलोनाइड है, तो ये एंगल कितना कितना बनेगा, ये अभी देखो, ये एंगल कितना, अगर छोटा होता, इधर तक ही होता सोलोनाइड, तो एंगल बड़ा बनता। और लंबा कर दो, और लंबा कर दो, अल्टीमेटली वो एंगल कितना अप्रोच करेगा, अगर इन्फिनिटी को हम जाएंगे तो ज़ीरो को। ये भी ये ज़ीरो होगा, ये वाला एंगल ज़ीरो होगा, और ये वाला एंगल 180 होगा, क्योंकि एंगल आपने इधर से ही मेजर करना है।
ठीक है। तो इन्फिनाइटली लॉन्ग सोलोनाइड के लिए थीटा 1 की वैल्यू 180, थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री, और इसलिए जब ये दोनों हमने डाले आपको मालूम होना चाहिए कॉस 180 डिग्री -1 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो जब आप 1 माइनस -1 करोगे तो वो 2 आएगा, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाले 2 कैंसिल होने के बाद अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा म्यू नॉट एन आई, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एक फिनाइट लेंथ के सोलोनाइड के लिए आपका आंसर है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, वेयर यू शुड रिमेंबर कि थीटा 2 हमने किसको लिया है और थीटा 1 हमने किसको लिया है। उसके बाद इन्फिनाइटली लॉन्ग सोलोनाइड के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ करो। और उसके बाद आपका वैल्यू आ गई कि बी कितना आएगा सेंटर में, ठीक है, कितना आएगा म्यू नॉट एन आई, और एंड पे कितना आएगा किसी एक एंड पे। यहां पे मान लो अगर यहां पे कोई पूछे यहां पे कितना आएगा, देखो अभी भी सोलोनाइड बहुत लंबा है। अब पॉइंट आपका ये है, ये 0 आएगा सामने पता है, लेकिन ये 90 आएगा, ये एंगल 90 आएगा, तो एक 90 आएगा और एक 0 आएगा। थीटा 1 90 आया, ये वाला एंगल, इस एंड वाले को थीटा 1 बोलते हैं ना, तो थीटा लेफ्ट साइड को, लेफ्ट मोस्ट वाला थीटा 1, राइट मोस्ट वाला थीटा 2, तो थीटा 2 0 आया, ये इतना आया। जब ये वैल्यू सबस्टिट्यूट की तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे। इसलिए याद रखना है आपने सोलोनाइड के केस में, मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर ये देखो, इसके यहाँ एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आधी होती है यहाँ, बस ऐसे याद रखना आपने सोलोनाइड के केस में, और अंदर जो है लगभग कांस्टेंट रहती है बाकी हर जगह। यहाँ ऊपर नीचे 0 होती है, ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये 0 क्यों होती है। इधर ऊपर नीचे 0 होती है, लेकिन इधर जो ये वाली मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इधर सब जगह कांस्टेंट रहती है, ठीक है, अंदर की तरफ। और कितनी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, लेकिन एंड्स पे कितनी होती है, अचानक एंड पे कम हो जाती है, कितनी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। प्लीज़ याद रखना है ये सारा एक्सप्रेशन। ये इन्फिनाइट की बात की मैंने, ये दो जगह, ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ इन्फिनाइट के लिए थी, सिर्फ ये फिनाइट वाले के लिए थी। सब चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करवा दी मैंने आपको, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसकी मैग्नेटिक लाइंस दिखाई हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस बनाते थे ना, ये यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस बताई हैं। मैग्नेटिक लाइंस की अगर ध्यान दोगे ध्यान से, तो यहाँ पे अंदर में, यहाँ पे सेंटर पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, एन आई अपॉन 2, सॉरी एन म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज स्मॉल एन, एंड व्हाट इज स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स अपॉन लेंथ है ये स्मॉल एन। प्लीज रिमेंबर इट। थैंक यू वेरी मच।